सिटी चैनल द्वारा डॉक्टर सिविल सर्जन HB जैन साहब से की गई एक खास मुलाकात। देखिए उनके साथ खास बातचीत। दर्शकों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं गुना के सिविल सर्जन HB जैन साहब से। कोरोना की वित्तीय लहर में जो परेशानी हमने देखी है, आइए उनसे बात। सर नमस्ते। सर नमस्कार। सिटी चैनल से मैं आपका स्वागत है। सर ये जो दूसरी लहर का जो टर्नओवर है, आप उसमें सिविल सर्जन के गुना की, तो क्या आप पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी, आप कैसा महसूस किया उस पूरे में? कोरोना की जो दूसरी लहर गुना में जो आई, मार्च से शुरू हुई थी। ये यूँ कहे कि फरवरी लास्ट से ही प्रारंभ हो गई थी और मार्च में लगभग वो अपनी अंत तक पीक पर पहुँचते पहुँचते और अप्रैल में उसने जो कहर डालना शुरू किया था और लगभग वो 15 मई तक वो सारी चीज़ें चली हैं। पिछली साल जो कोरोना का समय था उस पर हम नज़र डालें तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो 1.5-2 महीने का वक्त था इस बार, वो बहुत कठिन दौर था, भीषण दौर था। और जितना संक्रमण की दर इस दौरान ज़्यादा थी, पिछली की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा थी और मृत्युएं भी ज़्यादा हुई हैं, लोग चपेट में भी बहुत ज़्यादा आए हैं। पिछली बार मुझे को याद है कि पॉजिटिविटी जो रेट थी अपने यहाँ, या पॉजिटिव नंबर आने वाले जो पॉजिटिव थे 70-80 से ज़्यादा कभी नहीं हुए थे, लेकिन इस बार 150 के करीब प्रतिदिन लगभग पॉजिटिव लोग आने लगे थे। इतनी खतरनाक लहर में गुना को जब अपने में समेटा तो निश्चित रूप से पूरे शहर में और अस्पताल में खलबली मच गई। और हमको क्योंकि अचानक ये लहर आई और उसकी बहुत सारा अनुमान हमको भी नहीं था, उसकी तैयारियां पूर्व से उतने अच्छे से नहीं की गई थी, लेकिन समय रहते हमने सारी तैयारियां की और उस पर नियंत्रण पाने के संपूर्ण इलाज कर लिए, संपूर्ण इंतजाम कर लिए। कलेक्टर साहब का भी इसमें बहुत सारा सहयोग रहा है, उनका निर्देशन और उनके मार्गदर्शन में सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से कर ली गई थी और किसी भी प्रकार की उनका पैनिक ना हो, किसी भी प्रकार की और सनसनी न फैले, उसके लिए सारे इंतजाम शहर में कर लिए गए थे। अस्पताल में करीब 220 बेड्स हमने उसके लिए कर लिए थे, संक्रमण के लिए। मेन बिल्डिंग को पूरा कोविड के लिए कर दिया? हाँ, मेन बिल्डिंग और नई बिल्डिंग को भी कोविड में ले लिया था। इसके अलावा जो तैयारी के तौर पर जितने भी प्राइवेट अस्पताल थे उन लोगों से भी अनुबंध कर लिया गया था और उन लोगों ने भी सहजता के साथ अपने अस्पतालों के 1% बेडों का 1% कोरोना के लिए दे दिया था, जिससे शहर में जो अस्पताल भर जाती है तो लोगों के लिए प्राइवेट में जाने के लिए बहुत बड़ी राहत मिल गई थी और लोग अपनी सुविधा के अनुसार और मर्जी के अनुसार जिनको जहाँ भर्ती होना है वहाँ भर्ती होने लगे थे। सर एज ए डॉक्टर, आपकी जो भी अपनी एज में इतना बड़ा पेंडेमिक जो दूसरी लहर में देखा है, जो माहौल देखा है, शायद अब इस जन्म में हमको कभी दोबारा देखने ना मिले, तो क्या आपके शब्द हैं उसके लिए? निश्चित रूप से ये बहुत भीषण और भयंकर दौर था। जैसा अभी हमने पेपर में पढ़ा है, जाना है कि सन 1920 में इस प्रकार का एक और एपिडेमिक आया था। उससे 100 साल पहले भी कोई एपिडेमिक आया था बीच में, और ठीक 100 साल बाद उसके 1920 में जो एपिडेमिक महामारी का जो दौर हिंदुस्तान में आया है, उसकी हमारी पीढ़ी, हमारे समकक्ष, हमसे जूनियर पीढ़ी उसकी क्योंकि चश्मदीद गवाह है। इससे पहले हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि महामारी में कितने लोग मारे जाते हैं, आज हमने अपनी आंखों से देखा है। उस पूरी की पूरी मानवता को बलकते हुए, रोते हुए और दुनिया से विदा होते हुए, ये इतना भयानक सीन था जिसका वर्णन करना अपने शब्दों में बहुत कठिन है। और ईश्वर से यही है कि इस प्रकार के दौर मानव जाति पर, मानव सभ्यता पर दोबारा कभी ना आए। सर नगर समाज ने बहुत सहयोग किया DHO की व्यवस्था में, दवाइयों में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सब लोगों ने मिलकर एक टीम के रूप में काम किया है। समाज के विभिन्न वर्गों ने और दवाइयों के रूप में और बहुत सारा उन्होंने योगदान दिया है मरीजों की रक्षा के लिए, मरीजों के उपचार के लिए, इलाज के लिए। और मैं उन सब का तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूँ कि उन सब की ये सहयोग और
इसकी वजह से ही आज हम कोरोना को कंट्रोल कर पाए। सर डीएच में वेंटिलेटर शुरू हो गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं अब धीरे धीरे डीएच में हो रही है, और डीएच की कोरोना से निपटने के मामले में बहुत तारीफ हुई है। डॉक्टर यादव हों या पूरी टीम आपकी जो काम किया है, प्राइवेट में यहाँ बहुत पैसे लोगों को लग रहे थे, डीएच ने अच्छा काम किया, तो और क्या अच्छी सुविधाएं होना चाहिए, क्या आप उम्मीद करते हैं? निश्चित रूप से डीएच में हमने बहुत सारी सुविधाएं इस दौरान सजो के रखी हैं। सबसे बहुत अच्छा काम इस जिले के लिए जो मिला है वो है वेंटिलेटर का शुरू हो जाना। जहाँ हमने देखा है और सुना भी है, जब मरीज़ प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होता है और जब उसे कहा जाता है कि वेंटिलेटर पे अब आपको रखना है, तब उसके सारे परिवार के लोगों पर क्या गुजरती है। ये हमने देखा है लोगों पर कितना खर्चीला होता है और कितना संशयपूर्ण होता है कि अब आदमी वहाँ से लौट कर वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये एक सबसे बड़ा भय लोगों के दिमाग में रहता है। वो निःशुल्क सुविधा आज हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शुरू हो गई है प्रशासन के सहयोग से, और करीब हमारे पास 9 वेंटिलेटर हैं, जिस पर अभी पिछले 10-15 दिन पहले उनका फॉर्मल इनोवेशन हुआ और उस पर अभी कई मरीज हुए हैं। जब से लगातार 2 मरीज, 4 मरीज, 5 मरीज वेंटिलेटर पर हमारे यहाँ रहे हैं और उनमें से बहुत सारे लोग उपचार होकर ठीक भी हुए। सर एक कोरोना से जो लोग मरे हैं और जो टैग हुए हैं, उनमें सस्पेक्टेड की संख्या बहुत आ रही है, उन्हें कोरोना टैग नहीं किया गया, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली ये एक क्लिनिकल स्थिति होती है। कुछ लोगों में जिनमें कोरोना नेगेटिव भी आ गया है, हमने उनको कोरोना नेगेटिव टेस्ट तो कर दिया, लेकिन उनके सारे सिम्टम्स भी कोरोना लाइक थे, कोरोना जैसे ही थे। इसलिए हम ऐसे पेशेंट को सस्पेक्टेड कोरोना की रेंज में ही रखते हैं, क्योंकि किसी कारण बस वो टेस्ट में नेगेटिव आए हैं, अन्यथा उनका सीटी स्कैन, उनके और जो क्लिनिकल लक्षण थे वो सब कोरोना जैसे थे। इसलिए हमको उनको सस्पेक्टेड की श्रेणी में रखना पड़ा है, क्योंकि किसी भी टेस्ट की लिमिटेशन होती है उसकी, उसके कारण वो 90%, 95% ही टेस्ट को पॉजिटिव बता पाती है, 100% टेस्ट को नहीं बता पाती। ये भी एक कारण रहा है। और उस दौरान कुछ प्रेशर भी इतना था, इतने मरीज थे अस्पताल में कि सारे पेशेंट की हो पाना भी संभव नहीं हो रहा था, इसलिए बहुत सारे पेशेंटों को संदिग्ध की श्रेणी में रखना पड़ा। सर बहुत सारे लोगों ने एक नया रास्ता निकाला, सिटी स्कैन करा के सिटी स्कोर जान के अपना इलाज घरों में किया, और उससे भी बहुत सारा ये आप मानते हैं कि दिक्कतें पैदा हुई, लोगों ने अपने हिसाब से इलाज करना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से जिन लोगों ने RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं कराया, उन्होंने सिर्फ अकेला CT स्कैन का सहारा लिया था, जबकि यूजुअली ट्रीटमेंट लाइन में वो एक इन्वेस्टिगेशन का साधन है CT स्कैन। जब हम पॉजिटिव हैं तो हमको आगे बढ़ना पड़ता है, और ट्रीटमेंट में जब हमको सुधार नहीं होता है तब हम CT स्कैन कराते हैं। यदि हम निगेटिव आए हैं, लोगों ने तो उसको रास्ता बना लिया। लेकिन जब हम निगेटिव आए हैं और लेकिन हमको ऐसा लगता है कि होना चाहिए कोरोना, तब हम फिर CT स्कैन का सहारा लेते हैं डायग्नोसिस को सेटल करने में। लेकिन कुछ लोगों ने निश्चित रूप से CT स्कैन को पहला रास्ता बना लिया है और उन्होंने होम ट्रीटमेंट या यहाँ वहाँ से जैसे भी संभव हो सका उस दौर में लोगों ने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है। इसमें निश्चित रूप से कुछ लोग तो ठीक हो गए हैं, तो कुछ लोगों को अपनी जान से हासिल होना पड़ा है। सर बेहद खतरनाक मंजर था, मतलब अपन 30 अप्रैल से 10 मतलब और पिछले 15 अप्रैल से और 10 मई तक का जो टाइम था, मेरी भी उम्र 48 साल होने जा रही, मैंने ऐसा नज़ारा लाइफ में कभी नहीं देखा जैसा नज़ारा गुना में था। लोग तड़प रहे थे, कहीं कोई भाग रहा था, किसी लग रहा है। तो एक मानवता के नाम पे ये शब्द की क्या मतलब आगे अगली पीढ़ी, अगली लहर ना आए उसके लिए क्या तैयारी से आगे करना चाहिए? निश्चित रूप से वर्तमान जो पीढ़ियाँ हैं, जो एक वृद्ध पीढ़ी है, कुछ जवान पीढ़ी है, कुछ युवा पीढ़ी है, कुछ बच्चों की पीढ़ी है, ये इस महामारी के प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। लेकिन ये दोबारा ऐसी बीमारी ना हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे इंतजाम, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में इतनी सुविधाएँ हैं कि हम जो संभावित तीसरी लहर है उसका भी हम समुचित इलाज कर सकें। उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभी संकेत दिया गया है कि तीसरी लहर में शायद बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, उसी की तैयारी हमने शुरू कर दी है। और उस तैयारी के रूप में हमने बच्चों के लिए वेंटिलेटर का इंतजाम करना शुरू किया है। बच्चों के लिए एक अलग
कलेक्टर साहब के प्रयास से एक डिग्री कॉलेज की एक बिल्डिंग में पीछे की तरफ बच्चों के लिए 90 बेड का एक ऑक्सीजन बेड वाले अस्पताल का निर्माण किया गया है। यदि बच्चे लोग यदि संक्रमित होकर आते हैं तो चूँकि जिला अस्पताल में इतनी सुविधाएँ नहीं थी बच्चों को रखने के लिए, तो वो एक अलग इंतजाम किया गया है। बच्चों के लिए स्पेशल आईसीयू का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी व्यवस्थाएँ इसकी की जा रही हैं। और हमने जितने हमारे यहाँ जो पीडियाट्रिशियन हैं उनको ट्रेनिंग भी दी है, उनसे उपचार के संबंध में उनसे सलाह भी दी है, और उनके अनुसार हमने जो उनकी आवश्यक चीज़ें होती हैं, उपकरणों की जो आवश्यकता होती है, सरकार को उसकी डिमांड दी है और सरकार उसकी पूर्ति करने की है। लॉकडाउन जैसे खुलता है तो लोग एकदम बाजार की ओर दौड़ते हैं, फिर संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या सलाह है आपकी उन लोगों के लिए? ये सही है कि लॉकडाउन ही एकमात्र उस समय ये 2 महीने का लॉकडाउन लगभग शहर में हुआ है, उसने संक्रमण पर विजय पाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका करती है। अन्यथा लोग जब लॉकडाउन खुलता है, लोग मिलते हैं, आपस में भीड़ इकट्ठी करते हैं, चाहे वो बाजार हो, चाहे मंडी हो, चाहे किसी भी शादी का जगह हो, और उन पर जब कोई नियंत्रण नहीं रहता है तो परस्पर व्यवहार के कारण जो इन्फेक्शन फैलता है उस पर संक्रमण उस पर रोक पाने का सब एक ही तरीका है कि लॉकडाउन लगाया जाए। वही एकमात्र तरीका बचता है, क्योंकि लोग पर्सनल चीज़ों व्यक्तिगत जो उपाय बताए जाते हैं, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, हैंड को बार बार सैनिटाइज करना, ये लोग यूजुअली उसका पालन नहीं करते। सर, आप पैथोलॉजी आपके पास थी और कल आप सिविल सर्जन भी है और डोनेट डे है, विश्व रक्त डोनेट डे है कल, तो रक्त की स्थिति बताते हैं ब्लड बैंक में अच्छी नहीं है, तो क्या अपील आप इस तरह की लोगों से करेंगे? कल 14 जून विश्व रक्तदान दिवस है। मैं इस मौके पर अपने जिले और शहर के सभी रक्तदाताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। याद करता हूँ कि उन्होंने हमारे जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं, विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों को समय पर आकर रक्तदान किया है, उनकी ज़िंदगी को बचाई है, उनकी बीमारियों को दूर की है, उनके पुनीत कार्य को निश्चित रूप से हृदय से मैं नमन करता हूँ। ब्लड हमेशा से एक अस्पताल के लिए बहुत बड़ा इशू रहा है। हमारा सोच रहता है कि हम अस्पताल में भर्ती जिन लोगों को ब्लड की आवश्यकता है उन सबको ब्लड उपलब्ध करा सकें, लेकिन ब्लड की उपलब्धता ब्लड बैंक में उतनी हो नहीं पाती है, क्योंकि ब्लड बैंक में ब्लड सिर्फ रक्तदान के द्वारा ही जमा हो सकता है, और ये रक्तदान समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा ही किया जाता है। जब तक हम समाज और सोसाइटी को इस दिशा में प्रेरित नहीं करेंगे, उन्हें इस दिशा में आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक ये हमारी रक्त की उपलब्धता की समस्या निश्चित रूप से बनी ही रहेगी हमको। और इसकी आड़ में चूँकि हमारी रक्त देने की प्रवृत्ति नहीं है, ज़्यादातर लोगों की, वो अपने मरीजों को भी रक्त नहीं देना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी रक्त नहीं देना चाहते। उस आड़ में कुछ लोगों ने उनकी इस प्रवृत्ति का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर प्रोफेशनली रक्त को बेचना शुरू कर दिया है। इनकी इस प्रवृत्ति से बचना है, प्रोफेशनल डोनर से बचना है, तो हमें रक्तदान करने की आदत डालना पड़ेगी, संस्कार डालना पड़ेगा। हमें अपने तमाम मौक़ों पर, जीवन में जो सारे मौके आते हैं, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे हमें अपने परिवार में किसी का स्मृति दिवस हो, हमारे सेलिब्रेशन हो, वर्षगांठ हो, इन सारे मौक़ों पर जो हम सेलिब्रेट करते हैं, अपने होटल में जाकर, अपने साथियों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में उत्सव मनाते हैं, बस उसमें से एक आधा घंटे का समय और निकाले। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि उस आधा घंटे में अपने निकट के अस्पताल, ब्लड बैंक में जाएँ और वहाँ पर रक्तदान कर जो मरीज हैं, मरीज में भी अपनी खुशियाँ बिखेरने का काम करें। तो शायद आपका ये उत्सव, आपका ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छे सार्थक के रूप में मनाया जा सकेगा। क्या संदेश इससे देना है? रक्त की कमी तो साल भर बनी रहती है, लेकिन इस कोरोना काल में मरीजों के लिए, क्योंकि मरीज तो कम नहीं हुए, लेकिन रक्तदाताओं की कमी हो गई थी कि लोगों को खौफ था, भय था कि हम ऐसे समय कैसे रक्तदान करें, और वो अस्पताल आने से बचते थे। इसलिए रक्त की समस्या हमने बहुत झेली है इस दौरान। मैं यही चाहूँगा कि लोग रक्तदान करने की आदत डालें, हर मौके पर रक्तदान करें, उससे घबराएं नहीं।
रक्तदान करने से कोई किसी किस्म का किसी को भी नुकसान नहीं होता है। ये हमारी रिसर्च है, स्टडी का परिणाम है कि जो रेगुलर रक्तदाता हैं, लगातार और लंबे समय तक जो रक्तदान करते हैं, उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम पाई जाती है, उनका लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल रहता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनका लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल है, उनको हार्ट की बीमारी भी कम होती है। हृदय के जो गंभीर रोग, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, ऐसे लोगों को कम होता है। तो हमको चाहिए कि यदि हम रेगुलर रक्तदान करते रहेंगे तो लोगों को रक्त की उपलब्धता भी बनी रहेगी और व्यक्तिगत रूप से हम भी स्वस्थ बने रहेंगे। ये लोगों को ये समझ के रक्तदान में कभी पीछे नहीं होना चाहिए। ये थे डॉक्टर एच.बी. जैन साहब। कोरोना से पीड़ित होने के बाद भी इन्होंने एज ए सिविल सर्जन गुना अस्पताल में अपनी पूरी सेवाएं दी और गुना की द्वितीय लहर में जो गुना DH की बहुत तारीफ हो रही है, उसमें एक बड़ा योगदान इनका भी है। धन्यवाद। अगली शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।